सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान लड़ाई या सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के दरमियान लड़ाई में अब कुछ ज़्यादा वक्त नहीं बचा। दोनों सफ आरा भी हो चुके हैं और यूं लगता है कि रोज़ाना की बुनियाद पे एक दूसरे पे गोले फेंकते जा रहे हैं। अब इन गोलों का नतीजा क्या निकलेगा ये हम आज के व्लॉग में आपको बताएंगे। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कुछ हुआ और उसके जवाब में जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर हुआ, ये दोनों रुदात भी आज के व्लॉग में हम आपके सामने रखेंगे। कल सबसे पहले गोलाबारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हुई। कल उस 8 रुकनी बेंच की हेयरिंग थी जिसने, आपको याद होगा कि 13 अप्रैल को पार्लियामेंट हाउस से जो पास शुदा बिल था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, उसके खिलाफ स्टे ऑर्डर जारी किया था। उस स्टे ऑर्डर पे कल के दिन पहली हेयरिंग थी। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ज़ाहिर है तशरीफ़ लाए सुप्रीम कोर्ट में और उनके साथी 7 जजेस भी शामिल थे। और ऐसा लगता था जजेस की बॉडी लैंग्वेज से और चीफ जस्टिस साहब की बॉडी लैंग्वेज से कि अब वो हर मामले में क्लियर हो चुके हैं और आज वो किसी शख्स की बात नहीं सुनेंगे। तो सबसे पहले हसन रज़ा पाशा साहब, जो बड़े नामवर वकील भी हैं और पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से ज़ाहिर है वो पेश हुए हैं, उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर भी हैं, उनके चेयरमैन भी हैं। तो उन्होंने सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने 3 तजावीज़ रखी। पहली तजावीज़ उनकी तरफ से बल्कि दरख्वास्त ये की गई कि फुल कोर्ट बना दिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसे मुस्तरद कर दिया कि इस पर कोई फुल कोर्ट नहीं बनेगा। फिर उनकी तरफ से ये दरख्वास्त की गई कि सर आप सीनियर तरीन जो 7 जजेस हैं उन पर मुश्तमिल एक बेंच बना दें, और चीफ जस्टिस साहब ने वो भी मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा ये मेरा हक है कि मेरा इस्तेहकाक है कि मैं बेंच बनाऊँ या ना मैं बनाऊँ। और तीसरी जो उनकी तरफ से दरख्वास्त आई हसन रज़ा पाशा की तरफ से कि आप मुज़ाहिर अली नकवी साहब को इस बेंच से अलग कर दें क्योंकि उनके खिलाफ 7 रेफरेंस दायर हो चुके हैं। इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ऐसा मुमकिन नहीं है, बल्कि ये रेफरेंस दिया गया कि रेफरेंस जो होता है वो प्रेसिडेंट की तरफ से आता है और इस बार प्रेसिडेंट की तरफ से कोई रेफरेंस नहीं आया। तो जो शिकायत है मुज़ाहिर अली नकवी साहब के खिलाफ, तो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के दौर में एक फ़ैसला हुआ था कि अगर जज के खिलाफ कोई रेफरेंस दायर हो भी चुका हो तो तब भी वो बेंच का हिस्सा रह सकते हैं, आप उनको अलग नहीं कर सकते। तो मुज़ाहिर अली नकवी साहब को अलग नहीं किया जा सकता। इसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक दरख्वास्त आई कि ये जो स्टे ऑर्डर आपने दिया है इसको खारिज करें क्योंकि पार्लियामेंट का इस्तेहकाक है कि वो कोई भी कानून पास कर सकती है या किसी कानून के अंदर तरमीम कर सकती है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। उन्होंने कहा कि नहीं, ये 184(3) के तहत जो इख्तियार है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है और किसी शख्स को उसके अंदर तब्दीली करने का कोई इख्तियार नहीं। तो कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से साफ इनकार हो गया। इसके साथ ही रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से स्पीकर साहब को एक ख़त लिखा गया कि आप फौरी तौर पे पार्लियामेंट की कार्रवाई 7 अप्रैल की और उसके बाद 10 अप्रैल के, फिर 17 अप्रैल की, फिर 26 अप्रैल की और फिर 27 अप्रैल के जो कुछ ऐवान में हुआ उसकी एक तहरीरी रिपोर्ट आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भिजवाएँ और जो फाइनेंस की कायमा कमेटी के जो इजलास हुए इस दौरान उसकी तहरीरी कॉपी भी फौरी तौर पे प्रोवाइड की जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। और इसके बाद ज़ाहिर है जब ये इतला फैली तो ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ी धुआंधार तकरीर की कौमी असम्बली में और उसमें उन्होंने स्पीकर साहब से कहा कि आपसे अगर ये रिपोर्ट्स मांग रहे हैं तो आप ये रिपोर्ट्स दे दें, लेकिन साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये दरख्वास्त करें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये दरख्वास्त करें कि वहाँ पर जो जजेस के फ़ैसले हैं या वहाँ पर जो जजेस का कॉन्फ्लिक्ट है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक रिपोर्ट बना के कौमी असम्बली को भी भिजवाए। फिर ख्वाजा साहब की तरफ से ये भी एक मुतालबा किया गया कि स्पेशल कमेटी बने जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो कार्रवाइयाँ हैं, जो उनका माजी है, जो उनके केसेस हैं, उनके बारे में कोई एक तफसीली रिपोर्ट जारी करे और उनके ऊपर नज़र रखें। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने कुछ और तजावीज़ भी दी और वो बड़ी ख़तरनाक किस्म की तजावीज़ थी। मैं चाहता हूँ आप ख्वाजा आसिफ साहब की गुफ्तगू सुन लें तो इससे आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा हो सकता है। अपनी आईनी हदूद में रह के ऑपरेट करें। तमाम अदलिया के जो फैसले पाकिस्तान के, चाहे वो दुनिया में हैं या दुनिया में नहीं है, उनका ट्रायल होना चाहिए। इनको भी तो बताएं कि इनकी क्या औकात है। हमारे हमसाये में जो अदारा है उसने हमसे एक तारीख की प्रोसीडिंग्स मांगी हैं, जरूर दें उनको। लेकिन जनाब आला इसी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 2 जज जो हैं वो दस्तबरदार हो गए हैं, बेंच से रिक्यूज कर लिया उन्होंने, और दोबारा 3-2 का जब बेंच बनाया गया उन्हीं 2 जजों को जो है उधर बैठा दिया गया। दोबारा क्या वही बेंच कंटिन्यू कर लिया गया। क्या हमें ये कार्रवाई मिल सकती है?
अदलिया हमें बताती है कि हम मुज़ाकरात करें, ये ट्रेसपास है जनाब स्पीकर। वो खुद बैठ के पहले मुज़ाकरात करें, अपनी तो पहले पंचायत लगाएं अंदर घर की, उसके बाद हमें हदायत इशू करें। हमें अपने अदारे का दिफा करना पड़ेगा। ये प्राइम मिनिस्टरों की गर्दनें लेने का रिवाज जो है खत्म होना चाहिए। हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने प्राइम मिनिस्टर को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। तो ऐसे महसूस होता है कि ख्वाजा आसिफ साहब भी अपने मामलात में बड़े क्लियर हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी अपने मामलात में बड़े क्लियर हैं, स्पीकर साहब भी बहुत क्लियर हैं, क्योंकि स्पीकर साहब ने ईवान की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को प्रोवाइड करने से साफ इनकार कर दिया। और इसी दौरान नूर आलम साहब जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से एक तजवीज़ आई कि मैंने क्योंकि रजिस्ट्रार को बुलाया था पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में कि वो सामने पेश हों और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो अकाउंट्स हैं वो उनकी पूरी तफसील लेकर आएँ, और अगर वो रजिस्ट्रार पेश नहीं होते तो मैं फिर उनकी गिरफ्तारी का नोटिस जारी करूंगा, गिरफ्तारी का हुक्म दूंगा। तो ये एक और स्टेप जो है वो नूर आलम साहब ने उठा लिया। अब नूर आलम साहब का क्या कहना था वो भी मुलाहिजा कर लें। कोई भी कोर्ट, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, कोर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, लायबल है कि वो उसके वो कागजात वहां पे इस कमेटी में, चाहे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हो चाहे वो एक कमेटी हो, वो वहां पे वो रिकॉर्ड देगा। अगर नहीं देगा तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि उसके खिलाफ आप एक्शन ले सकते हैं। कॉल्ड द प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान टू कम टू द पार्लियामेंट एंड गिव आंसर टू द क्वेश्चंस ऑफ द ऑनरेबल मेंबर्स। जी अगर नहीं आए सर, आई टेल यू, मैं उसके लिए वारंट गिरफ्तारी निकालूंगा एंड आई वांट आप और पार्लियामेंट मेरे साथ खड़ी हो और हम आपके सामने पेश होते हैं। तो आप अगर साफ हैं, सुथरे हैं, आपने कोई गलत काम नहीं किया, कोई वो नहीं किया, तो आप भी आ जाएं, बिस्मिल्लाह करके आ जाए ना। आप हिसाब दे दे कितना आपको मिलता है पेंशन। सर मुझे अभी तक पता नहीं, लेकिन मुझे सुनने में आया है कि 12 लाख के 16 लाख या 8 लाख रुपए उनको एक पेंशन मिलता है अगर रिटायर भी हो जाए। फिर एक तरफ आप गाड़ी देते हैं, 2000 लीटर पेट्रोल देते हैं, आप उनको सारी ताउमर आपने पेट्रोल, बिजली, गैस, हर चीज़, नौकर 8-8, 10-10 लोग। तो मुझे बताएं क्या इस्लाम इस गरीब मुल्क के लिए ये जायज़ है? तो अब यूँ महसूस होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन ले ली है और कौमी असम्बली की तरफ से भी अपनी पोजीशन वाज़ेह हो चुकी है। और ख्वाजा आसिफ साहब ने ये जो कहा है कि अब हम अपने वज़ीर-ए-आज़म की कुर्बानी नहीं देंगे, तो अब ज़ाहिर है एक तबले जंग बच चुका है इस तरफ से भी। तो ज़ाहिर है अब पार्लियामेंट तो अपने किसी वज़ीर-ए-आज़म की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने डिसक्वालीफाई कर दिया मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, तो कौमी असम्बली मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कैसे बचाएगी? क्या कोई आइनी तरमीम की जाएगी? क्या कानून के अंदर तब्दीली की जाएगी या क्या किया जाएगा? ज़ाहिर है इसके लिए आपको कानून के अंदर तरमीम करनी पड़ेगी और उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, और जो ज़ाहिर है PDM के पास नहीं है। तो फिर वज़ीर-ए-आज़म को कुर्बानी से कैसे बचाया जाएगा, ये एक सवाल है जिसकी अभी सरदस्त को समझ नहीं आ रही। लेकिन अगर कल की पोजीशन देखी जाए तो दो चीज़ें हैं जहाँ जिस पर तबसरा किया जा सकता है। एक तो ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के भी मामलात खुलने चाहिए, उनसे भी हिसाब मांगना चाहिए। अब यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि अगर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट को सपोर्ट करना शुरू कर दें, अगर आज वो अपनी पोजीशन से पीछे हट जाएं, तो क्या यही कौमी असम्बली या यही गवर्नमेंट फिर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हिसाब मांगेगी? और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की थोड़ी सी नरमी के बाद या चीफ जस्टिस साहब की थोड़ी सी नरमी के बाद अगर गवर्नमेंट पीछे हट जाती है, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इशू हिसाब नहीं है, इशू सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को किस तरह खेलना चाहिए, उसका अपना मैदान क्या है और उसे गवर्नमेंट के साथ या जो रियासत है उसके साथ किस तरह डील करना चाहिए। और जब भी ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ठीक डील नहीं करेगी, तो फिर गवर्नमेंट की तरफ से ये मुतालबा आएगा। तो ये मुझे महसूस होता है कि ख्वाजा आसिफ साहब भी एक कार्ड खेल रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पार्लियामेंट भी एक कार्ड खेल रही है और गवर्नमेंट भी एक कार्ड खेल रही है कि अगर आप नहीं मानते तो हम ये कर सकते हैं। और दूसरी तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो भी एक, मेरा ख्याल है, कार्ड खेला जा रहा है, उस तरफ से भी तोप चलाई जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कल की हेयरिंग में एक बड़ा ही दिलचस्प रिमार्क्स दिया जिस पे मेरा ख्याल तबसरा बनता है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि सियासी मामलात ने अदालत का माहौल आलूदा कर दिया। तो ये बड़ी एक दिलचस्प किस्म की बात है, बड़े ही दिलचस्प रिमार्क्स हैं कि सियासी मामलात की वजह से अदालत का माहौल आलूदा हुआ है। लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। फैक्ट्स ये कहते हैं कि ये सारा बहरान 63A की तशरीह से स्टार्ट हुआ था कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इशू गया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पंजाब असम्बली के MPs को
ना सिर्फ उनको डी सीट कर दिया बल्कि ये भी ऐलान कर दिया, ये डिक्लेयर कर दिया कि उनके वोट भी कास्ट नहीं होंगे। तो वो जो 63A की तशरीह थी उसने सारा बहरान पैदा किया। अब सवाल ये है कि अगर आप ये तशरीह ना करते तो ज़ाहिर है ना अदालत का माहौल ख़राब होता, ना ही सियासी मामलात इतने बिगड़ते। फिर इसके बाद जो अज़ को नोटिस लिया गया जो इलेक्शंस के इशू पे, वो भी बड़ा दिलचस्प है कि एक बेंच है जिसमें मुज़ाहिर अली नकवी साहब हैं और साथ जस्टिस इजाज़ असद साहब बैठे हुए हैं, और उस बेंच के सामने जो मुकदमा है वो है CCPO लाहौर की ट्रांसफ़र का, और वहाँ पे लाहौर की CCPO की ट्रांसफ़र का फ़ैसला अभी हुआ नहीं। और रिमार्क्स देते हुए दोनों जजेस ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट कर दी कि आप इलेक्शन पे अज़ को नोटिस लें, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अज़ को नोटिस ले लिया उस पर। तो अब ये बताइएगा कि ये सियासी मामले ने अदालत का माहौल कैसे ख़राब किया। ये तो अदालत के अपना एक फ़ैसला था जिसकी वजह से सारा सियासी माहौल भी ख़राब हुआ और इसके बाद अदालत का माहौल भी ख़राब हुआ। और जब ये फ़ैसला आया तो उसके बाद अदालत के अंदर से जजेस ने उठ के बोलना शुरू कर दिया। फिर आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहले 9 रुकनी बेंच बनाया जिसमें थे 2 जजेस निकल गए। जब 2 जजेस निकल गए तो उसके बाद 7 जजेस रह गए। 7 जजेस में से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये महसूस हुआ कि 4 जजेस जो है मेरे ख़िलाफ़ हैं या हमारे मौक़िफ़ की तायद नहीं करेंगे, तो अब ये फ़ैसला क्योंकि गलत हो सकता है, उलट हो सकता है, तो फिर उसमें 2 जजेस को निकाल दिया गया। तो फिर ये 5 जजेस रह गए। अब जब 5 जजेस रहे तो उसके बाद जब फ़ैसला हुआ वो ज़ाहिर 3/2 को हुआ, और इस दौरान जो 2 जजेस को निकाला गया उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स दे दी, उन्होंने अपने फ़ैसले जारी कर दिए। तो उसके बाद एक कन्फ्यूजन, एक क्यास पैदा हो गया कि ये जो फ़ैसला ये 3/2 से हुआ है या 4/3 से हुआ है। और ये जो एतराज़ है ये जजेस ने खुद किया। जजेस ने अपने फ़ैसलों में लिखा कि ये जो केस है ये 4/3 से निबट चुका है और ये जो फ़ैसला किया गया चीफ जस्टिस साहब की तरफ से या इस बेंच की तरफ से वो गलत है। तो ये जो मामला था ये ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मामला है, और अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले में ना कूदती तो ये सियासी बहरान भी पैदा ना होता और अदालत का माहौल भी ख़राब ना होता। इसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गवर्नर स्टेट बैंक को बुलवा के उनसे ये कह दिया कि आप बराह रास्त पैसे जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दें। अब ये जो आर्डर है ये भी यूनिक था और ज़ाहिर है इस आर्डर ने इम्प्लीमेंट नहीं होना था। तो अब इससे भी ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो इशू है या जो माहौल है वो ख़राब हुआ। फिर इसी दौरान पार्लियामेंट ने जो अज़ को नोटिस का अख्तियार है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का 184(3) के तहत उसको ट्रिम कर दिया, और पार्लियामेंट ने यह कहा कि इख्तियार रहना चाहिए लेकिन उसके लिए जजेस की 3 रुकनी कमेटी बननी चाहिए। और जब ये बिल पास हो गया तो उसके बाद ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके खिलाफ स्टे जारी कर दिया। अब ये स्टे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी हुआ है, तो ज़ाहिर है इसी से फिर माहौल भी ख़राब हुआ। तो मेरा ख्याल ज़ाती तौर पर यह है कि इस सारे बहरान के अंदर सियासतदानों के इतना कसूर नहीं जितना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अपना कसूर है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मामलात को सेटल करना चाहते तो मामला इस नहज पर ना पहुंचता। चीफ जस्टिस साहब एक फुल कोर्ट बना देते, सब लोगों को बिठा लेते और बैठ के जजेस फैसला कर लेते, तो सारे फ्री कैन के लिए फ़ैसला काबिल कबूल था। लेकिन अब यूँ महसूस होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फुल कोर्ट की किसी किस्म का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है कि 8 जजेस हैं और अगर 15 जजेस बैठ जाते हैं और 8 में से एक जज भी खिसक जाता है या उनका व्यू जो जज का है वो दूसरे फरीक के साथ मिल जाता है तो ये सारी गेम ख़राब हो जाएगी। तो इस सारे मामले में मैं माज़रत के साथ ये एक जसारत करने की कोशिश करता हूँ कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद कूदी, और ख़ुद कूदने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी डिवीज़न हुई और उससे सियासी मामलात भी ख़राब हुए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का अपना माहौल भी ख़राब हुआ। अब इस सारी सूरत हाल से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को स्टेप डाउन होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट को, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट पीछे नहीं हटती और कोई ऐसा फ़ैसला सादर कर देती है कि जिस पे स्पीकर साहब डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं या 4 वज़रा डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं या वज़ीर-ए-आज़म साहब डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, तो मुल्क के अंदर एक नया बहरान पैदा हो जाएगा और ये जो बहरान है ये पूरे पाकिस्तान को लेके बैठ जाएगा। और इसी दौरान जो PTI की तरफ से एक दरख्वास्त दायर हो चुकी है, पटिशन दायर हो चुकी है कि पंजाब के इख्तियारात और खैबर पख्तूनख्वा के इख्तियारात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपने पास रख लें। और अगर ये पटिशन एंटरटेन हो जाती है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये आर्डर जारी हो जाता है तो एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा जिसे समेटना भी इतना आसान काम नहीं होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान स्टेप डाउन नहीं होती तो अल्टीमेटली फिर पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत का चैप्टर क्लोज हो जाएगा, फिर पाकिस्तान के अंदर मार्शल लग जाएगा।
तो अगर आप मार्शल लॉ से बचना चाहते हैं, पूरे आइन को बचाना चाहते हैं, इस पूरे सिस्टम को बचाना चाहते हैं, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा और इस साइड से जो पार्लियामेंट का टेम्परेचर है वो भी कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि जब इस तरफ से भी गोलाबारी होगी, उस तरफ से भी गोलाबारी होगी, तो विक्टिम पाकिस्तान बनेगा और पाकिस्तान विक्टिम इस वक्त हो चुका है। आप सिर्फ महंगाई को देख लीजिए कि साउथ ईस्ट एशिया में सबसे महंगा मुल्क पाकिस्तान है और इसके जिम्मेदार ये सब लोग हैं। यकीन करें, पार्लियामेंट भी जिम्मेदार है, गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, इमरान खान साहब भी जिम्मेदार हैं और साथ साथ अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी जिम्मेदार है। तो पाकिस्तान के बारे में अगर किसी ने सोचना है या इस मुल्क से अगर किसी शख्स को हमदर्दी है, तो मेरा ख्याल ये है कि शिद्दत कम करनी पड़ेगी और मामलात को समेटना होगा। अगर ये ज़िद्दबाजी चलती रही तो फिर पाकिस्तान नहीं चल सकेगा और आज का पैगाम यही है कि खुदा खौफी करें। ये क्या कर दे, क्या कर रहे हैं आप? यकीन करेंगे पाकिस्तानियों को आपने पागल कर दिया। लोग अब टेलीविज़न देखते हैं या अखबार पढ़ते हैं तो उनको तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। आप सिर्फ किसी दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनिशिएटिव लेके ये चेक कर ले कि पाकिस्तान में स्ट्रेस की और एंग्जाइटी की दवाइयों की कंजप्शन में कितना इजाफा हुआ है या लोग साइकेट्रिक क्लिनिक्स हैं वहाँ पे कितने ज़्यादा जा रहे हैं, तो अदाद शुमार हैरान कर देंगे। हर शख्स इस वक्त डाउन है और डिमोरलाइज है। तो अगर आप इस 23 करोड़ लोगों के मुल्क को मज़ीद डिमोरलाइज करना चाहते हैं तो फिर ये सिलसिला चलता रहना चाहिए और अगर आपको वाकई इस मुल्क के साथ हमदर्दी है तो मामलात को सेटल करें। मामला इस तरह नहीं चल सकेगा क्योंकि इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रोज़ थपकी देके कहते हैं कि आप आगे निकलें, मैं आवाम का समंदर लेके आपके साथ पीछे खड़ा हो जाऊँगा। तो ये जो पीछे खड़ा होने का ऑप्शन है और दूसरी तरफ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को जो थपकी दी जा रही है और वो भी आधी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, ये यकीन करेंगे पूरे मुल्क को लेकर बैठ जाएगी।